हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित कुमार चौहान। जैसे कि आप जानते हैं, हमारी ओ लेवल की फोर्थ पेपर की क्लास चल रही है जो कि है आईओटी। पिछली क्लासेस में हमने आईओटी लेवल्स के बारे में जाना था। इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज कुछ हम नई चीज़ें जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू आईओटी डिज़ाइन मेथोडोलॉजी। अब ये क्या है, जैसे भी समझा जाए। मेथोडोलॉजी कहने का मीन क्या है? ओके, तो देखिए, आईओटी का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये तो हम जानते हैं आईओटी का मीन क्या होता है, लेकिन इसका कहने का मीन क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो डिफरेंट डिवाइसेस और सेंसर्स को एक नेटवर्क के माध्यम से या एक नेटवर्क के मीडियम से जोड़ती है, कनेक्ट करती है, ताकि वे एक साथ काम कर सके। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था आईओटी में कि ये मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी पे चलता है, तो बाय नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अब जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं तो भाई अपने वर्किंग कर सकते हैं। ओके, आईओटी सिस्टम को डिजाइन करते समय एक स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी का फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। मेथोडोलॉजी को फॉलो करना, मेथोडोलॉजी क्या हो गया? मतलब एक तरीके से एक रूल हो गया, टर्म कंडीशन हो गया कि अगर कोई मैं आईओटी सिस्टम डिजाइन कर रहा हूँ या बना रहा हूँ या क्रिएट कर रहा हूँ, और उनके बीच में जैसे अगर मुझे कनेक्टिविटी करनी है या उसे जो मैंने बनाया है डेटा को शेयर करने के लिए किसी भी पर्पस के लिए, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो वही चीज़ इसमें कह रहा है कि आईओटी सिस्टम को डिजाइन करना एक कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। ओके, क्योंकि इन सिस्टम में वेरियस कंपोनेंट्स के बीच इंटरेक्शन इन्वॉल्व होती है। कहने का मीन क्या हो गया कि मान लीजिए एक आईओटी सिस्टम मैंने बनाया, उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, लेकिन वो कंपोनेंट्स आपस में एक साथ कम्युनिकेट करके वर्किंग कर रहे हैं, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना मेरे लिए। या मैं कहूँ जो सिस्टम बना कॉम्प्लेक्स बन गया, तो वही चैलेंजिंग टास्क हो गया मेरे लिए। ईच कंपोनेंट्स के लिए चॉइस की एक वाइड रेंज अवेलेबल है। कहने का मीन क्या है कि अगर आप कोई सेंसर यूज कर रहे हैं, और जैसे मान लीजिए आपने टेम्परेचर सेंसर यूज कर लिए, तो टेम्परेचर सेंसर थोड़ी ना एक आता है, बहुत टाइप के आते हैं। DHT11 है, DHT22 है, बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर आपके निकल आते हैं। उसी तरीके से अगर आप स्मोक सेंसर में जाएंगे तो स्मोक सेंसर भी काफ़ी सारे टाइप के आपको मिल जाते हैं। मतलब एक वाइड रेंज आपको दे रखा है, बहुत बड़ी रेंज दे रखा है आईओटी कंपोनेंट्स के लिए, तो आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा है। ओके, आईओटी डिजाइनर नॉर्मली स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टम डिजाइन करते हैं। कहने का मीन क्या है कि अगर आप कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक रूम टेम्परेचर आईओटी सिस्टम बना रहा हूँ, जो कि बेसिकली रूम के टेम्परेचर को मेजर करेगा और उसके बिहाफ पे वो एसी को सिग्नल जनरेट करेगा कि भैया रूम का टेम्परेचर हाई हो गया है, आप तुरंत एसी ऑन करो, कूलिंग सिस्टम ऑन करिए एसी का। फिर वह जैसे अगर कूलिंग सिस्टम ऑन हुआ, रूम का टेम्परेचर डाउन होने लगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से नीचे चला गया, तुरंत वो सिस्टम क्या करेगा? एसी को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भैया आप जो रूम का टेम्परेचर है वो ज़्यादा कम हो गया है, आप कूलिंग सिस्टम बंद करिए, तो कूलिंग सिस्टम इसी बंद कर देगा। तो ये एक स्पेसिफिक हो गया कि माइंड में रखना पड़ेगा मुझे कि जो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की नीड है और क्या क्या चीज़ उसमें चाहिए मुझे, और किस तरीके से उसे मुझे अरेंज करना पड़ेगा। ओके, इसी चीज़ में आगे देखिए तो आपको ये समझ आएगा कि जब हम बात करते हैं आईओटी सिस्टम को मेथोडोलॉजी में कि भैया कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ सकती है हमें, कि ऐसे थोड़ी ना कि बस बोल दिया हवे में काम चल गया, बहुत चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेगी ना मुझे इसमें। तो इंक्लूडेशन देखिए क्या क्या चीज़ें इसमें आती है। एक तो हमारा है पर्पस एंड रिक्वायरमेंट, हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं, हमें उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक, प्रोसेस स्पेसिफिकेशन, जो डेटा आ रहा है वो प्रोसेस कैसे होगा, किस तरीके से पहुंचेगा। डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन, डोमेन मॉडल अगर उसमें रिक्वायरमेंट है तो यूज करेंगे, नहीं तो नहीं करा जाएगा। इंफॉर्मेशन मॉडल, सर्विस स्पेसिफिकेशन, आईओटी लेबल, फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन, ऑपरेशनल व्यू स्पेसिफिकेशन, डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन, एंड लास्ट में हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट होता है ये हमेशा लास्ट में ही चलता है, ये हमारा एंड यूजर होता है हमेशा, क्योंकि सारा काम ऊपर होता है। ऊपर होने के बाद हमें जो भी चीज दिख रहा है, जो भी डेटा हमें दिखेगा वो कहाँ दिखेगा? एप्लीकेशन पे ही दिखेगा। ओके, तो एक एक करके सबको देखते हैं और समझते भी हैं कि भैया क्या क्या है। सबसे पहले हमारा जो था वो है पर्पस एंड रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। पर्पस और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहने का मीन क्या है? पहला स्टेप हमारा बनेगा कि पर्पस और रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना, कि जो ये हम आईओटी सिस्टम बना रहे हैं किस पर्पस के लिए बना रहे हैं और उसमें क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मैंने याद दे रखा है, डेटा कलेक्शन रिक्वायरमेंट, डेटा को कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है, हमें डेटा को एनालिसिस करने के लिए हो सकता है, सिस्टम को मैनेजमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करें।
ठीक, मतलब ये एक तरह से ऑप्शनल है, इतनी सारी चीजें हम कर सकते हैं, या हम इससे ज्यादा भी हमारा पर्पस हो सकता है, या फिर इससे ज्यादा हमारी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। ओके, नॉर्मल तौर पे तो इतना ही होता है। फिर वही हम बात करते हैं आगे अपनी प्रोसेस स्पेसिफिकेशन की। अब प्रोसेस कहने का मीन क्या होगा, बड़ा सिंपल, कि इसमें किसी आईओटी सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज केसेस को डिफाइन करते हैं। ठीक, अब मैं कोई भी जैसे आईओटी सिस्टम यूज कर रहा हूँ, उसमें जैसे केसेस होंगे तो डिफाइन तो वही करना पड़ेगा ना मुझे। जैसे मैंने आपको कहा ना टेम्परेचर सेंसर में, तो यहाँ मुझे प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा कि पहले जो टेम्परेचर सेंसर है वो एनवायरमेंट से डेटा को करेगा कलेक्ट, कलेक्ट करने के बाद प्रोसेसर के पास भेजेगा, प्रोसेसर उसे प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद वो डेटा जाएगा सीधा हमारे एसी के पास, एसी उस चीज को लेगा। अब उसके पास जो भी डिजाइनिंग करी गई, जो भी प्रोग्रामिंग थी उसको बना के रखा गया है सेंसिंग के कॉन्सेप्ट पे, वो अपना वहां पे वर्किंग करेगा। मतलब एक तरह से प्रोसेस डिफाइन करना स्टेप बाय स्टेप। ओके, फिर इसी में तुम्हारा आ जाता है इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन। अब इंफॉर्मेशन मॉडल स्पेसिफिकेशन क्या है कि इंफॉर्मेशन मॉडल आईओटी सिस्टम में सभी इंफॉर्मेशन की स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, या डिस्क्राइब नहीं करता कि इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर और रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक, ये बेसिकली क्या है कि वो डिफाइन करेगा, डिस्क्राइब नहीं करेगा कि हाँ ये इंफॉर्मेशन ऐसी आ रही है, ऐसी स्टोरेज नहीं, ये डिफाइन कर देगा भाई इंफॉर्मेशन आया और ऐसे यहाँ पे यहाँ चला गया। ठीक, एक तरह से स्ट्रक्चर डिफाइन करना। ओके, वही अगर हम बात करते हैं डोमेन मॉडल स्पेसिफिकेशन की। डोमेन मॉडल क्या है, अब जैसे मैंने आपसे कहा था, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम यूज करेंगे, नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो हम यूज नहीं करेंगे। तो ये है क्या, डोमेन मॉडल को डिफाइन करता है। डोमेन मॉडल कॉन्सेप्ट एंटिटीज, ऑब्जेक्ट्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है। डोमेन मॉडल के साथ आईओटी सिस्टम डिजाइनर उस डोमेन को समझ सकता है जिसके लिए सिस्टम डिजाइन किया जाएगा। कहने का मीन क्या है डोमेन मॉडल सिस्टम का, कि अगर आप कोई सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो उसके लिए आप कोई डोमेन, डोमेन मतलब क्या हो गया, एक तरह से कम्युनिकेशन कराना, आपको एक से दूसरे सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए। ओके, तो उन सब चीजों के लिए हम डोमेन मॉडल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। या फिर वही हम इसी में आगे हम बात करें तो हमारा आईओटी लेवल, आईओटी लेवल भी एक तरीके से वही सी कॉन्सेप्ट पे तो है हमारा। वहां पे हमने क्लाउड बेस्ड भी देखते हैं, हम लोग लोकल भी देख रहे हैं, सिंगल नोड भी देखते हैं, मल्टीपल नोड्स भी देख रहे हैं। पिछली क्लासेस में यही हम लोग ने पढ़ा था, तो वही चीज बस यहाँ पे आ गया कि आईओटी लेवल स्पेसिफिकेशन करने का मीन क्या है कि रिक्वायरमेंट के बेस पर हम आईओटी एप्लीकेशन डेवलपमेंट लेवल का चूज करेंगे। अब जैसे हमें रिक्वायरमेंट होगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम आईओटी की लेवल चूज करेंगे। ठीक है, जैसे कहने का मीन क्या है कि अगर आपको बहुत ही नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक लेवल का अगर आपको आईओटी सिस्टम बनाना है तो लेवल 2 का, लेवल 1 का चला गया। वही एकदम आपको एकदम हाई क्लास, एकदम अपर क्लास, एकदम बेहतरीन एक नंबर आपको बनाना है आईओटी लेवल पे, तो वही आईओटी लेवल 6 का बन गया। ओके, तो लेवल बेसिकली डिफाइन किया जाता है कि आपने जो आईओटी सिस्टम बनाया है वो किस पर्पस के लिए बना है, या फिर उसमें क्या क्या चीजें या क्या क्या स्पेसिफिकेशन है उसकी। ओके, वही अगर हम फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आईओटी सिस्टम की फंक्शनल को डिफाइन करता है और वेरियस फंक्शनल ग्रुप को ये ग्रुप्ड करता है। मतलब जो भी आपने फंक्शनल उसमें अपलोड कर रखे होंगे या जो भी फंक्शन आपने उसमें डिफाइन कर रखे होंगे उनके लिए हम फंक्शनल व्यू स्पेसिफिकेशन होता है। वही हम बात करें आगे अपनी सर्विस स्पेसिफिकेशन। अब सर्विस स्पेसिफिकेशन कहने का मीन क्या है कि आप उस आईओटी सिस्टम के साथ क्या क्या सर्विस दे सकते हो, या मैं सर्विस आपको डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो क्या क्या सर्विस हम दे सकते हैं, तो सर्विस इन आईओटी सिस्टम में हम दे सकते हैं सर्विस का टाइप क्या होगा, इनपुट आउटपुट का, सर्विस एंड पॉइंट्स के लिए दे सकते हैं, सर्विस आपका अगर कोई शेड्यूल कराना तो उसके लिए दे सकते हैं, सर्विस प्रोडक्शंस के लिए दे सकते हैं, सर्विस इफेक्ट्स के लिए दे सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप सर्विस के तौर पे आप उस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। बेसिकली तौर पे आपने जो भी मॉडल बनाया है उसमें आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, किस बिहाफ पे करना चाहते हैं, वो चीज़ें आप इस पर इंक्लूड कर सकते हैं। वही हम बात करें आगे ऑपरेशनल व्यू। ऑपरेशनल व्यू नाम से समझ आ रहा है, ठीक है। ऑपरेशनल मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इस मॉडल में जो भी आप वर्किंग करा रहे हैं, डेवलपमेंट करा रहे हैं, वो किसी न किसी ऑपरेशन के बिहाफ पे ही करा रहे होंगे। तो बस वही चीज़ आपसे यहाँ पे कह रहा है कि इस मॉडल में आईओटी सिस्टम के डेवलपमेंट और ऑपरेशन से रिलेटेड ऑप्शन को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, वही कहा डेवलपमेंट और ऑप्शन से। अब क्या क्या है, सर्विस होस्टिंग ऑप्शन आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं ऑपरेशनल व्यू में, स्टोरेज ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, डिवाइस ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन होस्टिंग ऑप्शन आप उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब इतनी चीज़ें हम उसमें डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है डिवाइस एंड
कंपोनेंट इंटीग्रेशन। डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन कहने का मीन क्या है मेरा, कि इस मॉडल में आईओटी सिस्टम के डिवाइस को किस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा उसको डिफाइन करते हैं। ओके, डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन का कहने का मीन क्या है कि अगर जो मैंने सिस्टम बनाया है, आईओटी सिस्टम जो बनाया है, उसमें जो डिवाइस मैं कनेक्ट करना चाहता हूं या कनेक्ट कर रहा हूं तो उसे किस तरीके से करेंगे वो डिफाइन करेंगे। अब जैसे कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं, हमारे सेंसर हो सकते हैं या फिर हमारे कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकते हैं। ओके, लास्ट आता है हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जो मैंने आपको बताया था। ओके, तो इस मॉडल में आईओटी सिस्टम के एप्लीकेशन को डेवलप किया जाता है। कहने के मीन क्या है कि आपने कोई आईओटी एप्लीकेशन बनाया है, उस आईओटी एप्लीकेशन को आप चाहते हो एप्लीकेशन के थ्रू भी मैनेज करना, या मैं एप्लीकेशन थ्रू भी उसे हैंडल करना या कंट्रोल करना, तो फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। ओके, अब वैसे भी जब आईओटी की हम बात करते हैं तो ये तो कॉमन सी बात है, वो विदाउट एप्लीकेशन का क्या मजा। एप्लीकेशन होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आईओटी का मीन क्या है, मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी, और जब मशीन टू मशीन कनेक्टिविटी है तो एक एप्लीकेशन होना भी जरूरी है, क्योंकि उनके बीच में डेटा क्या ट्रैवल हो रहा है, दोनों के बीच में क्या कनेक्टिविटी है, कैसे क्या, ये समझने के लिए हमें क्या चाहिए, एप्लीकेशन की नीड है। इसी एप्लीकेशन पे तो हम देख रहे हैं कि डेटा क्या आया, उसी डेटा का एनालिसिस करना, उसी डेटा पे फिर हम डिसीजन मेक करते हैं। ओके, तो एप्लीकेशन का तो बड़ा नीड है भाई हमें। फिर वही हम बात करते हैं आगे, द फिजिकल डिजाइन एंड लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। कहने का मीन क्या है कि अभी तक जितनी चीजें हमने पढ़े, कनेक्टिविटी हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, मेमोरी हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सारी चीज जितनी पढ़े हैं, इन सब में भाई हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, या फिर इन सब चीजों के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो कनेक्टिविटी में हम यूएसबी होस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, RJ45 का इस्तेमाल कर सकते हैं, इथरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेसर में हमारा CPU चलता है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ओके, इसी तरह हम अगर ऑडियो वीडियो की हम बात करें तो HDMI का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 3.5 mm ऑडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, RCA वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इनपुट आउटपुट इंटरफेस के लिए जो कि हमारा सेंसर एक्चुएटर होता है, उनके लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, तो उसके लिए UI इस्तेमाल कर सकते हैं, SPI है, I2C है, CAN है, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज इंटरफेस के लिए SD, MMC या SDIO का इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्राफिक्स के लिए हमारा GPU होता है, सिंगल होता है, GPU चलता है। फिर मेमोरी इंटरफेस के लिए हम NAD, NOR, DDR1, DDR2 और DDR3 इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ऑप्शन देखा, बहुत ऑप्शन पड़े हैं भाई, रेंज तो बहुत सारी पड़ी है, वाइल्ड रेंज है। बस हमें डिसाइड करना है कि जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं या फिर जो भी हम आईओटी सिस्टम बना रहे हैं उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। या हमें जैसे कि आईओटी लेवल 1 का बना रहे तो छोटी छोटी चीज़ चाहिए, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं चाहिए। आईओटी लेवल 6 की चीज़ बनाएंगे तो भाई एक्सपेंसिव चीज़ें हो जाएंगी, बड़ी बड़ी चीज़ चाहिए हमें। ओके, मेन तो कॉन्सेप्ट ये होता है सीधे तौर पे कि अगर आप जो भी आईओटी डिवाइस बना रहे हैं उसकी बैटरी बैकअप अच्छी होना चाहिए, उसकी पावर सिक्योरिटी, उसकी जो सिक्योरिटी है या सिक्योरिटी लेवल है या प्राइवेसी वो अच्छी होनी चाहिए, कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, प्रोटोकॉल्स जो वर्क कर रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। ठीक, मतलब ओवरऑल पूरी तरीके से वो सिक्योर होना चाहिए हर तरीके से। वही हम बात करते हैं आगे फिजिकल डिजाइन की। अब ये फिजिकल डिजाइन क्या है हमारे लिए, जरा इसे समझते हैं। ओके, तो फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी क्या कहना चाहता है हमसे, जरा अब इसे पढ़ते हैं। जरा कह रहा है आपसे कि फिजिकल डिजाइन आईओटी सिस्टम में उन डिवाइस और प्रोटोकॉल को डिफाइन किया जाता है जिनका यूज आईओटी सिस्टम को बिल्ड करने के लिए किया जाता है। मतलब सीधे तौर पे क्या है कि भैया अगर आप कोई भी आईओटी सिस्टम बनाने जा रहे हैं तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा उसमें क्या क्या फिजिकल चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या कंपोनेंट या क्या क्या डिवाइस लगने जरूरी है। उसी से तो एक बिल्डिंग तैयार होगी, उसी से तो स्ट्रक्चर बनेगा आईओटी का। ओके, फिर इसी में अब यदि अगर बात कर लेते हैं स्केलिंग की, कि ये जो हम फिजिकल मॉडल बनाने जा रहे हैं, जो ये फिजिकल डिजाइन करने जा रहे हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स की नीड पड़ सकती है हमें। ओके, तो बस देखिए वही आपसे कहना चाह रहा है कि फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी सिस्टम में लॉजिकल डिजाइन किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए उसमें लगने वाले कंपोनेंट्स अरेंज करता है और उसे एक एक्चुअल डिजाइन देता है। एक्चुअल डिजाइन भाई, कंपोनेंट अरेंज करेंगे तभी तो तैयार होगा। जैसे आप घर बनवाने जा रहे हैं कहीं पे भी अपना, तो अभी तो आप खाली प्लाट देख रहे हैं ना, वो तो प्लाट है, अभी उसमें कुछ नहीं ना समझ आएगा। लेकिन जैसे जैसे जब ढांचा बनेगा, ईंटें लगेंगे, पिलर्स खड़े होंगे, सीमेंट लगेंगे, बालू लगेगा, जब ढलाई होगी, जब बनेगा धीरे धीरे, तो आपको समझ आना चालू होता है कि हाँ अब ये घर दिख रहा है मुझे। ओके, तो स्टार्टिंग तौर पे तो आपको प्लेन ही दिखना, कुछ थोड़ी ना दिखेगा, बट जैसे जैसे आप कंपोनेंट्स को अरेंज करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक एक्चुअल डिजाइन आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, और उसमें क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, तो आईओटी लॉजिकल डिजाइन इंक्लूड होगा, आईओटी फंक्शनल ब्लॉक इंक्लूड होगा, आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल्स इंक्लूड होगा, और आईओटी कम्युनिकेशंस एपीआईज का भी इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी चीज इस्तेमाल होगी। ओके, तो जरा एक एक करके इनको भी समझते हैं
कि भाई ये क्या चीजें हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईओटी फंक्शनल ब्लॉक की। ये हमारे फंक्शनल ब्लॉक्स होते हैं। कौन कौन से फंक्शनल ब्लॉक्स हमारे पास हैं? एप्लीकेशन, मैनेजमेंट, सर्विस, कम्युनिकेशन, डिवाइस और सिक्योरिटी, ये इसके फंक्शनल ब्लॉक्स हो गए। ओके, तो फंक्शनल ब्लॉक्स किस लिए यूज किया जा रहा है? सेंसिंग करने के लिए यूज किया जाएगा, फंक्शनलिटी के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, कम्युनिकेशंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, या जो भी कैपेबिलिटीज हैं इस पर्टिकुलर आईओटी डिवाइस की, उन सभी चीजों को पहचानने के लिए उनके लिए फंक्शनल ब्लॉक्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो एक एक करके समझ लेते हैं इसको भी, क्योंकि मोस्टली चीजें जो ये हैं हम पीछे पढ़ के ही आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए इतना कुछ नया नहीं है। ठीक, अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे जो आईओटी क्लासेस देखते आ रहे हैं तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं एप्लीकेशन, सर्विस, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी, डिवाइस मैनेजमेंट, ये नाम आपने देखा भी होगा पिछले वीडियोस में, और कहीं ना कहीं आपने मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन भी किया होगा। तो ये कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, तो इसलिए हम ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे, आराम से बस समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले आईओटी फंक्शन ब्लॉक का हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मैंने पहले भी बताया, ये एक इंटरफेस होता है जो बेसिकली यूजर को एक कंट्रोल प्रोवाइड कर देता है। अब जब कंट्रोल उसके हाथ में आ गया तो वो जो भी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या उस पर्टिकुलर सिस्टम पे जो भी काम हो रहा है उस काम को स्टेटस देख सकता है या फिर उसको एनालिस कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो इस पर्पस के लिए हमारा एप्लीकेशन होता है। मैनेजमेंट का सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी फंक्शंस हमें उस सिस्टम में मिले हैं उनको मैनेज करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। फिर वही अगर हम बात करें सर्विस की, तो सर्विस का मीन क्या हो गया कि उस सिस्टम के साथ जो भी सर्विस मिल जाए हमें, मतलब मैंने एक आईओटी सिस्टम बनाया है, उस आईओटी सिस्टम के साथ मैंने यूजर को सर्विस दे दिया है। अब सर्विस क्या हो सकता है? तो सर्विस के लिए हम क्या कर सकते हैं? मॉनिटरिंग सर्विस दे दिया मैंने, कंट्रोलिंग हम पब्लिशिंग सर्विस दे दिया, डिलीटिंग डेटा सर्विस दे दिया, ठीक है, रिस्टोर करने की सर्विस दे दिया, या स्टोर करने के लिए सर्विस दे दिया, ठीक, वो सर्विस पे होता है। फिर कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन कहने का मीन क्या है? मान लीजिए अगर मैंने कोई आईओटी सिस्टम क्लाउड बेस्ड बना रखा है तो फिर क्लाइंट का क्लाउड बेस्ड से कनेक्टिविटी होना जरूरी है। लोकल भी अगर होगा लोकल सिस्टम से तब भी कनेक्टिविटी वहाँ होना जरूरी है। बट एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपसे पहले भी कह रखा हूँ कि विदाउट द प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वे सिक्योर ही नहीं होगा। प्रोटोकॉल एक तरह से रूल्स होते हैं, हमारे सेट ऑफ रूल्स होते हैं, तो बिना रूल के अगर कोई कम्युनिकेशन हो रहा है या बिना रूल के अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो वो सिक्योर तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में। ओके, तो कम्युनिकेशन का सीधा सा मीन क्या है? यह सिस्टम क्लाइंट और क्लाउड बेस्ड सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन को हैंडल करता है, डेटा ट्रांसमिट करता है, लेकिन किसके थ्रू होगा? ये प्रोटोकॉल के थ्रू होगा। ठीक, ये याद रखिएगा, प्रोटोकॉल के थ्रू भैया कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। फिर वही हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी मैंने पहले भी कहा आपसे कि आईओटी सिस्टम का जो चैलेंजिंग पॉइंट होता है वो उसकी सिक्योरिटी ही है। ठीक है, इसी पे ही वर्किंग सबसे ज़्यादा आईओटी डेवलपर्स करते हैं, सिक्योरिटी पे, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात अगर जब सिक्योरिटी की हो रही है तो सिक्योरिटी में हम क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑथराइजेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, टू स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम एज अ सिक्योरिटी पर्पस पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसी में अगर हम आगे देखें कुछ चीज़ें और, तो हमारा फिर आ जाता है आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल। अब कम्युनिकेशन मॉडल जरा समझिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं, कम्युनिकेशन मॉडल पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके जो कम्युनिकेशन मॉडल हैं वो यहाँ पे 4 टाइप के दिए होते हैं। एक होता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कम्युनिकेशन मॉडल, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये आपका वही है क्लाइंट सर्वर, कि मैंने रिक्वेस्ट किया, सर्वर मुझे उस चीज़ पर रिस्पॉन्स करेगा। फिर वही आपका आता है पब्लिश एंड सब्सक्राइबर कम्युनिकेशन मॉडल, ये मैंने आपको समझाया था बाय यूट्यूब चैनल के थ्रू, कि मेरा जैसे YouTube चैनल है, आप एक सब्सक्राइबर हो, आपने मुझे सब्सक्राइब किया मेरे YouTube चैनल को, ठीक है, तो मेरा काम क्या, मैं तो पब्लिश करता जाऊंगा वीडियो को। आपने अगर मुझे सब्सक्राइब करके रखा है पर्टिकुलर जिस वीडियो के लिए, वही डेटा या मैं कहूँ वही वीडियो आपके पास आती रहेगी। अब जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उसके पास नहीं पहुंचेगा। ओके, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि डेटा मेरा जनरेट नहीं हुआ, डेटा जनरेट होता रहेगा, जिसने भी सब्सक्राइब करके रखा है उसके पास वो डेटा जाता रहेगा। वही अगर हम बात करें पुश एंड पुल कम्युनिकेशन मॉडल की, तो पुश एंड पुल कम्युनिकेशन मॉडल में क्या है कि पुश तो कंटिन्यूसली डेटा जनरेट करता रहेगा, वो कंटिन्यू करता जाएगा। ठीक, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो पुल हमारा है, मतलब सर्वर है, जब वो रेडी हो जाएगा तो फिर वो डेटा को लेना चालू कर देगा कंटिन्यूसली। फिर हमारा आता है एक्सक्लूसिव पेयर। अब ये क्या है? एक्सक्लूसिव पेयर कहने के मीन क्या है? ये काम करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन मॉडल पे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन मॉडल क्या? इनके लिए एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल होता है, डेडिकेटेड। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि आपका स्मार्टफोन आपके स्मार्ट वॉच से कनेक्ट हो जाता है बाय ब्लूटूथ, तो इसके लिए डेडिकेटेड कम्युनिकेशन चैनल था ब्लूटूथ, जिसकी वजह से वो कनेक्टिविटी पे चला गया। ओके, तो इसी कम्युनिकेशन मॉडल को कहा जाता है एक्सक्लूसिव
पेयर कहा जाता है। एक चीज जो नोट करने वाली चीज है, इसको माइंड में रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि जो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होते हैं वो होते हैं स्टेटलेस कम्युनिकेशन पे। ठीक है, कैसे हैं ये? स्टेटलेस कम्युनिकेशन होते हैं। वही हम एक्सक्लूसिव पेयर की हम जब बात करते हैं तो ये स्टेट कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं, मतलब शॉर्ट रेंज में आते हैं। ठीक, ये आपका कैसा, ये शॉर्ट रेंज वाला है। कैसा है ये? शॉर्ट रेंज। तो इसीलिए कैसा, स्टेट रेंज में, मतलब स्टेट कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। लेकिन जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आपका होता है ये स्टेटलेस होता है, मतलब इसकी रेंज छोटी नहीं है, ये हाई रेंज पे है। ओके, इसीलिए ये स्टेटलेस कम्युनिकेशन है। बट दोनों कैसे हैं? रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स पे काम करते हैं दोनों। दोनों किस पे काम करेंगे? क्लाइंट सर्वर, वही आपका रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं, ये आपसे पूछेगा। ओके, फिर हमारा डेवलपमेंट टूल्स यूजिंग आईओटी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन आईओटी, मतलब हम आईओटी में कौन कौन से टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मैं कहूं कुछ आईओटी के टूल्स है जो डेवलप करे गए हैं फॉर आईओटी के लिए। ओके, तो क्या क्या हमारे पास? एक तो आर्डिनो है। ठीक, आर्डिनो आप आगे हम पढ़ेंगे भी क्योंकि आर्डिनो पे ही हमारे प्रैक्टिकल भी है। आईओटी की जो हमारा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो आर्डिनो यूनो बोर्ड पे ही करेंगे। ओके, इसी तरह एक है M2M लैम्प, फिर हमारा होम असिस्टेंस, डिवाइस हब, ओपन स्केडा, टेस्ला 2, फ्लूटर और किनोमा। ये सारे हमारे कैसे हैं? आपके डेवलपमेंट टूल्स हो गए। ठीक, और जरूरी नहीं कि ये जो टूल्स हैं ये सिर्फ हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कैटेगरी में आते हैं। जैसे आपका आर्डिनो यूनो बोर्ड जो होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है। ओके, तो ये हमारी आईओटी की फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। हमारा आज आईओटी का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम सेकेंड चैप्टर के लिए मिलेंगे आपसे। आप अपना फर्स्ट चैप्टर पूरा एक बार कंप्लीट तरीके से देख लीजिएगा। पेपर नज़दीक है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है पेपर के, तो कौन से पूरा क्लियर चलिएगा। यहाँ से कुछ आपको अब हमारे एमसीक्यू क्लास के भी वीडियो मिलना चालू हो जाएंगे। आप अपने एग्जाम की तैयारी एमसीक्यू भी यहाँ पे भी करते चले जाइएगा। ओके, थैंक यू।